मेरा नाम आलेख है। मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि मेरी शादी ज़्यादा उम्र में हुई थी और एक ऐसी लड़की के साथ हुई थी जिसकी पहले से ही शादी टूट चुकी थी। हमेशा मेरे दिमाग में यही ख्याल रहता था कि पता नहीं उसकी पहली शादी उसकी अपनी हरकतों की वजह से टूटी है या फिर कोई और बात थी। इस कन्फ्यूज़न ने मेरे दिमाग में मेरी पत्नी के लिए घर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपनी पत्नी से उखड़ा उखड़ा रहता था। इसलिए मैंने उसको घर के अंदर बंद करके जाना शुरू कर दिया। मैं घर के मेन दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाया करता था। मुझे लगता था कि ऐसा करने से ना तो कोई घर के अंदर आ सकेगा और ना ही मेरी पत्नी घर के बाहर जा सकेगी। मगर ऐसी कंडीशन में भी मेरी पत्नी के साथ घर में कुछ ऐसे हादसे होने लगे जिनकी वजह से मुझे अपनी पत्नी से और ज़्यादा नफरत महसूस होने लगी थी। मुझे घर में दाखिल होने पर ऐसा लगता था जैसे मेरी पीठ पीछे घर के अंदर कोई आता है। मैं जब घर में होता तो मेरी पत्नी मुझे बहुत पुरसुकून दिखाई देती थी और हैरानी वाली बात यह थी कि कभी कभी मेरी पत्नी के पास पैसे हुआ करते थे। मुझे अपनी पत्नी पर पहरा देते हुए 1 महीना गुजर चुका था जब एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे ढेर सारे पैसे लाकर मेरे हाथ पर रखे और कहने लगी, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। ये सब देखकर तो मेरी आंखें फट पड़ी थी। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि इतने सारे पैसे आखिर तुम्हें कौन देकर जाता है? किसको तुम घर के अंदर बुलाती हो? बताओ तुम्हारा किसके साथ अफेयर चल रहा है? ये बात सुनकर तो मेरी पत्नी के होश उड़ गए थे और उसने रोना शुरू कर दिया। वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर सच्चाई जानने के लिए मैंने एक सीक्रेट कैमरा खरीदा और खामोशी से उसको घर में फिट कर दिया। लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो मुझे रिकॉर्डिंग में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोई भी मुझे घर के अंदर आता हुआ या घर से बाहर जाता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि मेरे दिल में यही शक था कि ज़रूर घर में कोई ना कोई आता ही है, तभी तो मेरी पत्नी के पास पैसे आते हैं, वरना उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए मैंने पूरा 1 हफ्ता होने का इंतज़ार किया और पूरे 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग एक साथ जब मैंने फुर्सत से चेक करने के लिए बैठा तो मैं बार बार उसको चेक करता रहा, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ देखने को मिली जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी उम्र 37 साल हो चुकी है, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अपने माता पिता के बिना गुजारी। पहले जब मेरी उम्र 8 साल की थी तब मेरे पिता इस दुनिया से विदा हो गए थे और फिर पिता के जाने के बाद मैंने ही सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया था। मेरा बचपन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया था, इसलिए मैं कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाया था। मेरा एक मामूली सा घर था और एक छोटा सा जर्नल स्टोर था। मैंने देखा था कि हमारे मोहल्ले में कभी कोई लड़की भाग जाती थी तो कभी किसी की पत्नी भाग जाती थी। यहाँ तक कि मोहल्ले में कई लड़के लड़कियों के तो अफेयर भी चल रहे थे, जिनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता था क्योंकि मेरा अपने मोहल्ले में ही चाय का होटल था जहाँ मैं समोसे, पकौड़ी, जलेबी और चाय बेचा करता था। लेकिन अभी फ़िलहाल में 3 साल पहले मेरी माँ की भी मौत हो गई थी। अब मैं पूरी तरह से अकेला रह गया था। घर के सारे कामकाज भी खुद ही करता था और अपने होटल के सारे काम भी मुझे खुद को ही करने पड़ते थे। मैं वक्त के साथ साथ अपने चाय के होटल में जम गया था, इसलिए मोहल्ले के ज़्यादातर लोग मेरे ही होटल से चाय, पकौड़ी, समोसे लेना पसंद करते थे। एक छोटी सी दुकान थी जिसको मैंने होटल की तरह इस्तेमाल किया था। वहाँ पर आदमी आया करते थे और खूब मज़े लेकर चाय पिया करते थे। मैंने खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी रख लिया था और फिर दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मेरे इस छोटे से होटल में समोसे, पकौड़ी और जलेबी मिलती थी, जो कि हमारे मोहल्ले में बहुत फेमस हो गए थे। मोहल्ले के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के मोहल्ले के लोग भी मेरे पास से ही समोसे, पकौड़ी और जलेबी खरीदने के लिए आते थे। मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया था। मेरी माँ मुझसे बहुत खुश होती थी और हमेशा उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी कि उनका बेटा कामयाब हो जाए। पिछले कई सालों से मेरी माँ बीमार थी। वो मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया करता था। मैं यही कहता था कि माँ, पहले मैं अपना काम जमा लूँ, पहले मैं हमारे इस छोटे से घर को अच्छे तरीके से बनवा लूँ, ताकि इस घर में जो मेरी पत्नी बनकर आए उसे कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। माँ मेरी इस बात से बहुत खुश हुआ करती थी और कहती थी कि बेटा, तुम आज के ज़माने के लड़के बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आज के लड़के तो जवान होते ही शादी के लिए उतावले हो जाते हैं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम अपनी आने वाली पत्नी की ज़िंदगी आसान करना चाहते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। मैंने माँ से कहा था कि माँ, कोई बात नहीं, उम्र निकलती जा रही है तो निकल जाए। जिस इंसान के पास पैसा और उसके घर में हर चीज़ की आसानी होती है
उसे ज़्यादा उम्र में भी लड़की मिल ही जाती है। ना तो मैं किसी लड़की को पसंद करता था और ना ही मैं चाहता था कि मेरी लव मैरिज हो। मैं चाहता था कि मेरी माँ खुद मेरे लिए लड़की पसंद करे, अपने हाथों से मेरी शादी करे। मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई थी, क्योंकि जब से माँ बीमार हुई थी तब से मैंने अपनी शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया था। मैं जानता था कि मेरी शादी होगी तो मेरा भी ध्यान अपनी पत्नी में बढ़ जाएगा। मैं अपना सारा ध्यान, प्यार और अपना सब कुछ अपनी माँ पर लुटाना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले वो ठीक हो जाएं और उसके बाद मेरे लिए लड़की तलाश करें, उसके बाद मेरी शादी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। मेरी माँ बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मगर ठीक न हो सकी और मैं अकेला रह गया था। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे भाग्य में शादी करना होगा तब मेरी शादी हो जाएगी। वैसे मैंने अपने कुछ जानने वाले दोस्तों से कह दिया था कि अगर मेरे लिए अच्छी और शरीफ लड़की का रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं अपने मोहल्ले के माहौल को देखकर मैं हमेशा लड़कियों और औरतों को गलत समझता रहता था। मेरे दोस्त भी ऐसी उम्र में मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियों को घुमा रहे थे, उनसे बातें करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी सोच रखता ही नहीं था। मेरे दोस्त लड़कियों से बातें भी करते थे, उनको बुरा भला भी कहते थे और दोस्तों के बीच बैठकर उनकी मजाक भी उड़ाया करते थे। मुझे लगता था कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं, ये तो लड़कियों को ही चाहिए कि वो लड़कों से दोस्ती ही ना करे। मेरे दोस्त लड़कियों को लेकर हमेशा मेरे होटल पर बैठकर गलत गलत बातें करते थे, इसलिए मैं भी उनकी बातों को ठीक समझता था। आज भी जब मैं अपने होटल में चाय बना रहा था तो मेरे दोस्त मेरे पीछे ही बेंच पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। मेरे होटल पर मोहल्ले के लगभग सारे ही मर्द आया करते थे और वो तरह तरह की बातें करते थे, इसलिए मुझे हर घर की बातें पता रहती थी कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बेटी किसके साथ लगी हुई है और किसकी बहू किससे कितना झगड़ा करती है और किसके सास ससुर उसे कितना परेशान कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ। मेरे एक दोस्त दिनेश ने उसके साथ बैठे मेरे बाकी के दोस्तों को बताया कि अरे तुम्हें पता है, पीछे वाले मोहल्ले में गुप्ता जी रहते हैं ना, उनके बेटे की पत्नी भाग गई, उसकी शादी पिछले साल ही तो हुई थी। दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि हाँ भाई, ऐसा ही होता है। अगर किसी औरत की नज़र किसी मर्द पर पड़ जाती है फिर उसे अपना पति अच्छा नहीं लगता, फिर वो खुद पर काबू नहीं कर पाती। मैंने भी पलटकर जवाब दिया कि ऐसी औरतों को अभी भी दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो अपने आशिक के साथ भाग गई हैं तो गुप्ता जी के बेटे को उसे फौरन ही डाइवोर्स दे देनी चाहिए। औरतों पर भरोसा करने वाले मर्द हमेशा धोखा खाते हैं और बेवकूफ़ बनते हैं। मेरे एक दोस्त कपिल ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, तुम तो अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी पर सख्त पहरा करना, क्योंकि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी पत्नी अकेली ही रहेगी। उस पर नज़र रखने वाली ना तो तुम्हारी माँ है और ना ही कोई बहन है। मैं उसकी बात पर अचानक खामोश हो गया, जिस पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बाकी के सारे दोस्त आपस में बातें करते रहे, लेकिन मैं काम में बिजी था, इसलिए काम करते करते सोच रहा था कि गुप्ता जी के बेटे की बहू कैसी औरत थी। क्या सच में वो बेवफा थी या फिर कोई और कहानी थी? पता नहीं क्यों मैं हमेशा औरतों और लड़कियों के खिलाफ सोचने पर मजबूर हो जाता था, पर मैंने इस बार भी यही मान लिया था कि गुप्ता जी की बहू ही कसूरवार होगी, क्योंकि औरत जब तक मर्द को रिझाकर खुद के करीब आने का मौका नहीं देती तब तक मर्द भी उसके करीब नहीं जाता। मेरी जिंदगी में तो कोई औरत थी ही नहीं। एक मेरी माँ थी जो हमेशा घर में रहती थी, जिन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो हमेशा से ही एक हाउसवाइफ रही थी। आँख खुलते ही अपने घर के इतने सारे काम होते थे कि उन्हें कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं होती थी। कभी भी उन्होंने मुझे और मेरे पापा को किसी काम के लिए देरी नहीं होने दी थी। हम दोनों बाप बेटों का हर काम उन्होंने वक्त से पहले कर दिया था। ऊपर से मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। मेरे दोस्त तो अब मेरी मजाक बनाया करते थे, कहते थे कि आलेख, हमें तो लगता है कि तुम्हें कोई विधवा या फिर दूसरी शादी वाली औरत ही मिलेगी। मैं उनकी बातों पर हंसता था, लेकिन उनके शब्द मुझे काटते थे। अब तो मैंने भी सोचा था कि अगर मेरा कहीं से रिश्ता आएगा तो मैं फौरन ही शादी कर लूँगा, क्योंकि मुझे भी अब अपना अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर जब मैं गहरी सोच में चला जाता तो फिर मुझे याद आता था कि औरतों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। जब तक मेरी शादी नहीं हो रही है तब तक मैं खुश हूँ। क्या पता मेरी आने वाली पत्नी मुझे धोखा दे दे और बाद में मैं ये दुख बर्दाश्त न कर सकूँ। फिर मेरे दिमाग में ये सोच भी आती थी कि अगर मेरी शादी नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है शादी करना। मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था।
सुबह सवेरे मुझे दूध के लिए डेयरी पर जाना और वहां से लौटते हुए मंडी से पकौड़ी और समोसों का सारा सामान लेकर आना और फिर 10 बजे तक अपना होटल खोलना, यही मेरी जिंदगी का रूटीन था। और मैंने इस सब में अपने आप को इतनी अच्छी तरह से बिजी कर लिया था कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही बूढ़े कश्यप जी का परिवार रहा करता था। वो रात के समय अपने दोस्तों के साथ आकर मेरे होटल में चाय पिया करते थे। कई दिनों से मैं देख रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और उनके दोस्त भी उन्हें याद करते थे। उनके दोस्त भी कुछ बूढ़े आदमी थे। वो मेरे होटल पर बैठकर उनके बारे में बातें करते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं बेचारे किस हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थीं और वो भी जवान। कई दिन गुजरने के बाद कश्यप जी मेरे होटल पर 50 रुपए की पकौड़ी खरीदने के लिए आए थे। मैंने जल्दी से उनको पकौड़ी पैक करके दी और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो शर्मिंदा हो गए। कहने लगे, बेटा मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं सब्जी का ठेला लगाने भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं इस समय बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ। आज घर में कुछ खाने को नहीं बचा। कई महीनों से जनरल स्टोर वाले से घर में उधार सामान लेकर आ रहा हूँ, मगर आज तो उसने भी मुझे उधार सामान देने से मना कर दिया। फिर मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर गया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी पकौड़ी लेने के लिए आ गया। ये पकौड़ियाँ हम लोग खा लेंगे तो हमारे पेट में गुजारा हो जाएगा। बेटा कल मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा, बस मुझे कल तक की मोहलत दे दो। मैंने कहा, अरे अरे अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? आपको तो देखकर ही लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए तो सही, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं और आपकी हालत कितनी कमजोर हो गई है। आप ये बताइए, आपकी कहीं से दवाई चल रही है या नहीं? उन्होंने कहा कि बेटा शुरू के दिनों में दवाई की थी, जब पैसे थे तब, लेकिन अब ना तो काम है और ना ही पैसे, इसलिए अपना इलाज कहाँ से करवाऊं? घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तो फिर मेरी दवाई के लिए कहाँ से पैसे होंगे? मैं उनकी बात पर खामोश हो गया था। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे कि बेटा मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूँ। मेरी 2 जवान बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी मैंने पिछले साल की थी, उसकी भी डिवोर्स हो गई और छोटी बेटी की हमेशा तबीयत खराब रहती है। मेरी पत्नी भी बहुत परेशान रहती है। जिंदगी बड़ी परेशानियों में और भूख प्यास में गुजर रही है। मैं बड़ा बदकिस्मत पिता हूँ जो अपनी बेटियों को भी पेट भरकर खाना नहीं दे सकता, छोटी बेटी का भी इलाज नहीं करवा सकता। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो रहे थे और मैं उनको बड़ी गौर से देख रहा था। उनकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू तो थे ही, लेकिन मुझे उन पर तरस भी आने लगा था। मैंने जल्दी से तराजू में 1 किलो पकौड़ी तोल दी, एक थैली में चाय कर दी और एक थैली में 4 समोसे और 250 ग्राम जलेबी भी कर दी थी और ये सारा सामान पैक करके उन्हें दे दिया और कहा कि अंकल आप फिक्र मत करो, ये सारा सामान आप अपने घर लेकर जाओ और पेट भरकर खाना। अगर कल या परसों भी आपको इस सामान की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, आप लेने आ जाना या फिर मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन आप भूखे मत रहना। आपकी दवाई भी नहीं चल रही है, ऊपर से भूखे रहने से आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों से मुझे देखा और कहने लगे कि बेटा मैंने कभी किसी का उधार नहीं रखा, लेकिन आज मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मैं सब के पैसे तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगा। मैंने कहा, अच्छा कर देना, अभी आप घर जाइए और जाकर गरम गरम समोसे, चाय और जलेबी का मज़ा लीजिए। उनकी तबीयत मुझे अभी भी ख़राब लग रही थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था और कपड़े गंदे हो रहे थे। मैंने ये सब भूलना चाहा, लेकिन जिंदगी ने मुझे ये सब याद करने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन जब मैं अपना होटल खोल रहा था तब अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। मोबाइल पर किसी नए नंबर से कॉल आई थी। मैंने जैसे ही रिसीव की तो दूसरी तरफ से कोई लड़की बोल रही थी जो बहुत घबराई हुई थी और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि जैसे वो रो रही है। उसने कहा कि आप आलेख जी है ना? मैंने कहा कि जी। वो कहने लगी कि मैं कश्यप जी की बेटी बोल रही हूँ, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ हमारे घर आ जाइए, उनको डॉक्टर के ले जाने वाला कोई भी नहीं है। वो लड़की रोते हुए ये सब कुछ कह रही थी तो मैं फ़ौरन ही अपने होटल को इसी हालत में छोड़कर उल्टे पैरों कश्यप जी के घर चला गया था। मैं वहां पहुंचा तो उनके घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बेचैनी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर एक दीवान पर कश्यप अंकल लेटे हुए थे। उनकी सांस बहुत अटक रही थी। मैंने अपने एक दोस्त को भी फ़ोन किया, वो गाड़ी लेकर आ गया और मैं कश्यप अंकल को लेकर अस्पताल चला गया था। मैंने और मेरे दोस्त ने उनके इलाज का सारा खर्चा उठाया था। उनकी पत्नी हमारे साथ अस्पताल में मौजूद थी, जबकि दोनों बेटियां घर पर ही थी।
कश्यप अंकल को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि हम इनका इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकेंगे। इन्हें दवाओं की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। ये खबर सुनकर तो उनकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी और उनकी दोनों बेटियां भी अस्पताल में आ गई थी। वो दोनों अपने पिता के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। 2 दिन तक अस्पताल में कश्यप अंकल का इलाज चला। कश्यप अंकल को भी ये बात पता चल गई थी कि वो ज़्यादा समय के मेहमान नहीं हैं, और उनको ये भी अच्छे से पता चल गया था कि मैंने उनकी बहुत मदद की है। मरने से कुछ समय पहले उन्होंने मुझे अपने पास कमरे में बुलाया था और वो मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि बेटा, सारी जिंदगी मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकूंगा। तुमने मुझे बचाने की हरगिज कोशिश की है, मुझे अस्पताल तक लेकर आए हो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। बस तुम मुझ पर एक और एहसान कर दो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। बेटा, तुम मेरी बड़ी बेटी रितु से फिर से शादी कर लो। बेटा, जब से मेरी बेटी की डिवोर्स हुई है, तब से मैं ये सदमा अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौत भी तभी आएगी जब मेरी बेटी को उसका हमसफ़र मिल जाएगा, और उसके लिए तुमसे अच्छा हमसफ़र और कोई नहीं हो सकता। बेटा, मुझ पर प्लीज़ यह एहसान करो, प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो। वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है और घर के सारे कामकाज भी जानती है। मैं सारी ज़िंदगी अपनी बेटियों को वो खुशियाँ नहीं दे सका जो एक पिता को देनी चाहिए, लेकिन अपनी बेटियों को अच्छी ससुराल तो दे ही सकता हूँ। मैं अपनी बड़ी बेटी को वो भी नहीं दे सका, लेकिन अब जब उसकी डिवोर्स हो गई है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुमसे अच्छा इंसान मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। ये कहकर वो रो रहे थे। उनके हाथ लगातार मेरे सामने जुड़े हुए थे। मैंने फौरन उनके हाथ पकड़े और कहा कि अंकल, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा, सोचने का समय तुम ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय मत लगा देना। ऐसा ना हो कि तुम सोचते रहो और इधर मैं अपनी बेटी की शादी की तमन्ना अपने दिल में लेकर ही मर जाऊं। मैंने एक नज़र अस्पताल में मौजूद कमरे की छत पर डाली और अपना सर ऊपर करके मैं सोचने लगा कि ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि इस बूढ़े इंसान की आखिरी तमन्ना मुझे पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे बहुत दुआएं दे रहे थे और बार बार मेरे आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं उनको बेबस मौत नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ। पंडित जी को अस्पताल में ही बुलाया गया। उनकी तलाकशुदा बड़ी बेटी रितु, उसके साथ कुछ रस्में करने के बाद मेरी शादी हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी कुछ इस तरह भी हो सकती है। मेरी पत्नी बहुत रो रही थी और इसी तरह 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई और अपनी बेटी को मुझ जैसे इंसान के साथ सौंपकर कश्यप अंकल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर उनकी बेटी और पत्नी चीखों के साथ रोने लगी थी। उनका रोना देखकर मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब इन तीनों बेसहारा औरतों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रितु को तो मैं अपनी पत्नी बना चुका हूँ, लेकिन रितु की माँ और उसकी छोटी बहन के लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा। कश्यप अंकल का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। एक तरफ उनकी बेटी, जिसकी शादी मेरे साथ हो चुकी थी, उसे अपनी शादी की खुशी से ज्यादा अपने पिता के मरने का गम था। मैंने उनके घर में राशन भरवा दिया था। मैं जानता था कि उनके पास अब कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपने घर पर कुछ दिन मेरी पत्नी रही और फिर उसके बाद उसकी माँ उसे हमारे घर छोड़ गई थी। मेरे दोस्तों को जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने भी मुझे बधाइयाँ दी, लेकिन उनके शब्दों में छुपे हुए ताने मेरे दिल को चीर गए थे, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी पत्नी कैसी है। मैंने उनको बताया कि वो बहुत अच्छी है, दिखने में सुंदर है, मासूम है और भोली भाली है। उसी समय मेरे एक दोस्त ने तो मेरे कान में धीरे से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी होती तो उसका पहला पति उसे डिवोर्स क्यों देता। ध्यान रखना, वो लड़की उम्र में तुमसे काफ़ी छोटी है। ऐसा ना हो कि तुम अपने होटल में बिजी रहो और वो तुमसे भी अच्छे किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके तुम्हें छोड़कर चली जाए। उसके कहे हुए शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। मैंने बात को टालने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं शक का एक बीज बो चुका था। मेरी पत्नी पहली बार मेरे घर में आई थी और ये उसके साथ मेरी पहली मुलाकात और पहली रात थी। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो सिंपल से कपड़ों में एक तरफ नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। वो सच में बहुत सुंदर थी, मगर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे दिल में ख्याल तूफान की तरह आया था कि
कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी है और ये उस इंसान के साथ पूरे 1 साल तक रही है। मैं सब कुछ इग्नोर करके उसके बराबर में जाकर बैठ गया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और शुरुआत में सबसे पहले यही कहा कि तुम्हारे पहले पति से तुम्हारी डाइवोर्स क्यों हुई थी। शायद मेरी बात की शुरुआत उसे बहुत अजीब लगी थी। उसने फौरन ही पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, आप ये कैसा सवाल कर रहे हो? मैंने सख्त शब्दों में कहा, क्यों नहीं करूं? देखो, मेरे लिए लड़कियों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। मुझे सच जानना है कि आखिर तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें डिवोर्स क्यों दी थी। वो पहले तो खामोश रही, फिर कहने लगी कि वो शराब के नशे में घर आते थे तो मुझे बुरी तरह से मारते पीटते थे। मैंने इस बारे में कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया था, लेकिन मेरा पति शराब पीकर हर रोज मुझे मारता था, मेरे साथ गलत सलूक करता था। मेरा शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। एक दिन जब मैं अपने मायके आई हुई थी तो मेरी माँ ने मेरे शरीर पर पड़े उन जख्मों को देख लिया था और फिर उन्होंने मुझसे सख्ती से सवाल किया कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर हार कर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि मैं भी अपने पति के ऐसे बर्ताव से बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे माता पिता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बेटी को वो इंसान दरिंदों की तरह मारता है। वो अपनी बेटी को दोबारा उस दरिंदे के हवाले नहीं करना चाहते थे और ना ही उसके घर दोबारा भेजना चाहते थे। इसलिए मेरे पापा ने फैसला किया कि वो कभी भी मुझे अब उस घर में नहीं भेजेंगे जहाँ मेरे साथ बदसलूकी की जाती है। उन्होंने वापस मुझे कभी मेरे ससुराल नहीं जाने दिया और मेरे पति ने गुस्से में आकर मुझे डाइवोर्स दे दी। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली, लेकिन मेरे अंदर की उलझन अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। मैंने कहा, फिर भी तुमने अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल उसके साथ गुजारा है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ये शादी सिर्फ मैंने तुम्हारे पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कहकर मैंने उस पर अपना हक जताया, जैसे मैं खुद को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो सच में अब सिर्फ मेरी है। वो सारी रात खामोश रही, मगर मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बातों ने उसका दिल तोड़ दिया था। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा तो रितु किचन में नाश्ता बना रही थी। उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो शादी के अगले दिन हर नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसने नाश्ता मेरे सामने कर दिया था और खुद एक तरफ बैठ गई थी। मैंने उससे नहीं कहा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। वो अभी भी रो रही थी, शायद मेरे ऐसे बर्ताव से। इसी तरह दिन गुजरते गए और मेरे दोस्तों की बातें अभी भी मेरे दिलो दिमाग में शक किए हुई थी और यही शक मेरे और मेरी पत्नी के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा था। मैं जब काम पर जाने लगा तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर जाग उठा था। ऐसा ना हो कि मैं अपने काम में बिजी हूँ और ये घर में किसी से बात करे। अगर कोई इसे बहकाने की कोशिश करे तो शायद ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। बस इसी डर से मैं सावधान हो गया था। मैंने फौरन ही ताला उठाया और मैं उसे हाथ में लेकर बाहर निकल आया। ये सब करते हुए देखकर रितु हैरान रह गई थी, मगर वो खामोश थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। शायद इसी डर से कि वो किसी दिन गुप्ता जी के बेटे की पत्नी की तरह मुझे छोड़कर न भाग जाए। धीरे धीरे मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे और अब रितु पहले जैसी न रही थी। अब वो बहुत कम बात करती थी। पहले वो मेरी पसंद का खाना बनाने की कोशिश करती थी, मेरा इंतजार किया करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ खामोश थी। एक दिन जब मैं घर लौटा, वॉश बेसिन पर हाथ धोने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहां पर लाल रंग पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया था। ये लाल रंग था या फिर कोई और चीज थी। मैंने फौरन ही रितु को आवाज लगाई और कहा कि ये क्या है। वो उसे देखते ही घबरा गई और उसने फौरन हाथ बढ़ाकर वॉश बेसिन की टंकी खोल दी, जिसकी वजह से वो लाल कलर बह गया था। मैंने कहा, ये सब आखिर क्या है? उसने कहा कि कुछ नहीं। मेरी बात को अधूरा ही छोड़कर वो अपने काम में बिजी हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद ये उसकी कोई खराब लिपस्टिक होगी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। फिर एक दिन मैं अचानक छत पर चला गया। जब मैंने छत पर छोटे छोटे ब्रश रखे हुए देखे थे, जैसे कि उनको धूप में सुखाने के लिए रखा गया हो, मैं उनको अपने हाथ में लेने ही जा रहा था। इतनी ही देर में मेरी पत्नी आ गई और उसने मुझे रोक दिया। उसने जमीन पर बैठकर सारे ब्रश अपने हाथ में ले लिए और कहने लगी कि ये पड़ोस के एक बच्चे के हैं, वो मुझे दे गया था। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि बच्चा भी घर में कैसे आ सकता है जब मैं घर में बाहर से ताला लगाकर जाता हूँ। मेरे दिल में शक पैदा हो रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा रही है। एक दिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत खुश थी
और उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और उसने मुझे वो पैसे दिए। मैंने कहा कि पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो कहने लगी कि दरअसल ये पैसा मेरी मेहनत की कमाई है, आप इनको अपने पास रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उस पर जोर से चिल्लाया, क्योंकि जिस दिन से मेरी उसके साथ शादी हुई थी मैंने उसे एक पल का भी सुकून नहीं दिया था। मैं उसके साथ गुस्से में ही बात किया करता था, चिल्लाकर बात किया करता था, उस पर शक करता था, उसे घर में ताले में बंद करके जाता था। तो फिर ये पैसे उसके पास कहाँ से आए थे? कौन उसे ये पैसे देकर गया था? मैंने कहा, बताओ, आखिर तुमने बंद घर में ऐसी भी कौन सी कमाई कर ली है? तुम्हें पैसे किसने दिए हैं? खड़ी हुई दीवारों ने, या फिर इस घर के सामान ने, या फिर जमीन ने? बताओ मुझे। मेरी पत्नी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि बेवकूफ किसी और को बनाना। बताओ, आखिर तुम घर में क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मगर गलत नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा, तो फिर घर में कौन आता है? ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। मैंने उसकी कलाई पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दी। वो जोर से चीख पड़ी। मैं गुस्से में अंधा हो चुका था, क्योंकि मुझे उस पर शक हो रहा था कि वो जरूर घर के अंदर किसी को बुला रही है। मगर कैसे कोई घर के अंदर दाखिल हो सकता है? चाबी तो सारा दिन मेरे पास होती है, या फिर उसने कोई चालाकी की है, चाबी चुराई है, या फिर इस चाबी जैसी दूसरी चाबी बनवा ली है। मैं उससे ये सारे सवाल कर रहा था, मगर वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसको गुस्से में जोर से धक्का दिया तो वो जमीन पर गिरकर जोर से चीखने लगी थी। वो रो रही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं उठाया। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था और मैं गुस्से में घर से बाहर निकलने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं घर वापस आया तो वो डरी सहमी मुझे देख रही थी। मैंने सोचा कि ये मासूम चेहरा एक धोखा है। वो रोते हुए मेरे करीब आई और कहने लगी कि आलेख, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हंसते हुए कहा कि तुम मेरी आंखों में इतनी आसानी से धूल नहीं झोंक सकती। वो मेरे आगे रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर मैं उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला था। मैंने गुस्से में आकर टेबल पर रखे सारे पैसे उठाए और जमीन पर फेंक दिए। वो सारे पैसे समेटने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। मैंने कहा, कैसी मेहनत? कौन सी मेहनत? तुम सारा दिन घर में बंद रहती हो, बाहर जा नहीं सकती, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आलेख, मैंने कोई गलती नहीं की है, आपका भरोसा नहीं तोड़ा और ना ही ये पैसे किसी से मांगे हैं। मैंने तो एक छोटा सा काम शुरू किया है। मैंने कहा, कौन सा काम? उसकी आंखों में आंसू थे और पूरा यकीन था। वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई और मैं गुस्से में वहीं पर बैठ गया था। फिर मैंने सोचा कि मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैंने फौरन ही एक छोटा सा सीक्रेट कैमरा ऑर्डर किया और उसे घर की ऐसी जगह पर खामोशी से लगा दिया जहां से वो घर के अंदर का सब कुछ कैच कर सकता था। मैंने अगले ही दिन कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पर मजबूर करता। फिर अगले दिन भी मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो देखा कि मेरी पत्नी घर में मामूली से काम कर रही थी। लेकिन फिर मैंने पूरे एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग चेक की तो देखा कि मेरी पत्नी तो कुछ ऐसा कर रही थी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने बार बार वीडियो को रीप्ले करके देखा, फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ तो बार बार वीडियो को देखा। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी बहुत सारे कलर कैनवस ब्रश लेकर बैठी हुई थी और बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग्स बना रही थी। ये सारा सामान खिड़की से उसे कोई दे रहा था और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। जो हमारे घर के पीछे खुलने वाली एक खिड़की थी उसमें से उसकी माँ ने उसे सारा सामान दे दिया था और उनको वीडियो में कई बार उसे पैसे देते हुए भी दिखाया गया था। अब मुझे समझ आया था कि मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा था। मेरी पत्नी के पास ये पैसे कहाँ से आए थे? मेरी सब कुछ समझ में आ गया था। उस दिन मुझे घर में लाल रंग मिलना और फिर छत पर वो ब्रश मिलना, ये सब कुछ अब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाने की कोशिश की थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं बार बार वीडियो देख रहा था जिसे देखकर मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपनी पत्नी के करीब गया जो किचन में मेरे लिए चाय बना रही थी। मैंने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़े, उसे गौर से देखा और कहा कि रितु, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि तुम पैसे किस तरह से कमाती हो। वो हर बार की तरह आज भी मासूम थी। मैंने उसे अभी तक इतनी ध्यान से नहीं देखा था जितना आज देख रहा था। मैंने कहा कि ये पैसे तुमने खुद कमाए हैं। उसने अपनी नज़र झुका ली और हल्की सी आवाज़ में कहने लगी कि जी।
मेरी आवाज़ में पछतावा था। उसने कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार हो। सारी ज़िंदगी आपने सिर्फ मेहनत की है और अब तो आपने मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ और बहन की भी जिम्मेदारी को भी उठाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मुझे आपकी परेशानी को कुछ कम कर देना चाहिए। जब मेरा डिवोर्स हुआ और मेरे पिता की बीमारी की वजह से बहुत परेशानी आ गई तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी कला को आजमाना चाहिए। इसलिए मैं घर में बैठकर पेंटिंग्स बनाया करती थी। मेरे पास मोबाइल भी था। मुझे आइडिया आया कि मुझे पेंटिंग्स बनाकर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करनी चाहिए। मैंने अपनी पेंटिंग्स को बेचने के लिए उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि लोगों को मेरी पेंटिंग्स इतनी पसंद आएंगी कि लोगों ने मेरी बनाई गई पेंटिंग्स का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान मेरे पिता की मौत हो गई और फिर उसके साथ ही मेरी शादी हो गई। मैं अपने इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकी, अपने घर के हालात नहीं सुधार सकी। लेकिन जब मैंने देखा कि आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वैसे भी मैं सारा दिन घर में रहती हूँ, तो क्यों ना मैं आपका काम में हाथ बटा सकूं। इसलिए मैंने अपनी पेंटिंग्स बनाकर उनको बेचना शुरू कर दिया। मगर आप घर का ताला लगाकर जाया करते थे। वैसे भी मैं कभी ज़्यादा घर से बाहर नहीं गई, इसलिए मैंने अपना मोबाइल अपने मायके में ही छोड़ दिया और अपनी बहन से कहा था कि तुम मेरी जगह मेरी बनाई गई पेंटिंग्स की फ़ोटो अपलोड कर दिया करो। इसलिए मैं यहाँ से पेंटिंग्स बनाकर खिड़की के रास्ते से माँ को दे दिया करती थी। मेरी माँ पेंटिंग्स को घर ले जाती थी और उनकी फ़ोटो खींचकर मेरी बहन उसे सोशल साइट पर डाल देती थी। मेरी पेंटिंग्स की लोग ऊंची ऊंची कीमत लगाने लगे थे क्योंकि मैं हर बार जो भी पेंटिंग बनाया करती थी उससे लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलता था। हर बार मेरी पेंटिंग्स बनाने के अलग अलग टॉपिक होते थे, जैसे औरतों पर अत्याचार करना, औरतों के साथ घरेलू हिंसा, बूढ़े माँ बाप की इज्जत ना करना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाना और पानी को व्यस्त करना। इस तरह के मैसेज मेरी बनाई गई पेंटिंग से लोगों को मिलते थे और मेरी पेंटिंग्स में एक अलग तरह की खूबसूरती होती थी जिसे लोगों ने प्रशंसा दी और मेरी पेंटिंग्स बिकने लगी। खिड़की के रास्ते से मैं माँ को पेंटिंग्स दे दिया करती थी और मेरी जो भी पेंटिंग बिकती थी माँ उसके पैसे मुझे लाकर दे दिया करती थी। ये कहकर मेरी पत्नी खामोश हो गई थी और मैं शर्मिंदा खड़ा हुआ था। मैंने कहा, माँ खिड़की के रास्ते से तुम्हें सामान दिया करती थी, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बात पर वो डरी सहमी खड़ी हुई थी और कहने लगी, मैंने इस बारे में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको मेरा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। आप नहीं चाहते थे कि हमारे घर में कोई आए और मैं किसी के घर में जाऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा था क्योंकि मैंने उसके दिल में अपने लिए इतना डर बिठा दिया था कि वो जो भी काम करती थी उसे डर डर कर किया करती थी। अपने ही घर में उसे डर कर रहना पड़ता था। आज मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पिता ने इतने भरोसे और विश्वास के साथ अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था ताकि मैं सारी जिंदगी उनकी बेटी को खुश रखूंगा और उनकी बेटी मेरे घर में सही सलामत रहेगी, क्योंकि इससे पहले उनकी बेटी की जिस घर में शादी हुई थी वहां उस पर अत्याचार किए जाते थे। लेकिन जो मैंने रितु के साथ किया वो भी किसी अत्याचार से कम नहीं था। मैं अपने ही नज़रों में शर्मिंदा होकर रह गया था। मैं खुद को मर्द कहलाता था, लेकिन मैंने मर्द होते हुए भी अपनी पत्नी का दिल जीतने की कोशिश नहीं की कि वो मेरी पत्नी है जिसके साथ मेरी शादी हो चुकी थी। उसको मैंने हमेशा डांटा, धुतकारा और उसको बुरा भला ही कहा, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। मैं फौरन ही दरवाजे पर गया और मैंने दरवाजे पर लटका हुआ ताला उठाकर दरवाजे के पार फेंक दिया। ऐसा करते हुए मुझे मेरी पत्नी हैरान होकर देख रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगता था कि हर औरत गलत होती है, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। हम मर्द ही तो औरतों को घर से भागने पर या हमें छोड़कर जाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर हर आदमी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करे और उसे कभी कोई तकलीफ न पहुंचाए, तो फिर कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़कर जाना क्यों चाहेगी? यही वजह है कि आज हमारे समाज में 50% ऐसे केस देखे जाते हैं जहां औरतें अपने पति से तंग आकर उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, मगर मर्द अपनी हालत पर गौर नहीं करता कि उसने अपनी पत्नी को कैद में रखा है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। अगर मर्द चाहे तो अपनी पत्नी को ऐसी जिंदगी दे सकता है जिस पर पत्नी कभी भी उसको छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अपने आप पर आज बहुत शर्मिंदा था। मैंने अपनी पत्नी से अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसने मुझे फौरन ही माफ़ कर दिया था। उसने कहा था कि मैंने हमेशा ही अपने अच्छे भाग्य की प्रार्थना की है और मैं अभी भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला मुझे आपके साथ हमेशा खुश रखे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी।
मैंने पहली बार अपनी पत्नी के चेहरे पर सुकून देखा था। वो सुकून देखा था जो मैंने उसके चेहरे पर शादी की पहली रात देखा था, लेकिन फिर उसके बाद कभी न देख सका था। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था और अब उससे मैंने वादा किया था कि कभी भी तुम्हें मुझसे डर कर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जब मैं अपने होटल पर था तो मेरे दोस्त आए और कहने लगे कि तुम हमें आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें अपने पल्लू से बांध लिया है। ये कहकर वो हंस रहे थे। मुझे उनके कहे हुए शब्दों पर गुस्सा आ गया। आज वक्त आ गया था कि मैं उनको जवाब दूं। मैंने इस समय अपने दोस्तों से कहा कि खबरदार, अगर मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द कहने की भी कोशिश की, तुम लोग मोहल्ले की लड़कियों को बदनाम करते हो, उनको बुरा भला कहते हो, हर औरत की बुराई गिनाते हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? हम किसी की माँ बहन को बुरा कह रहे हैं तो कोई हमारी माँ बहन को भी बुरा कहता होगा। ये तुम लोग क्यों नहीं सोचते? और मैं तुमको बता देता हूँ कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। हमें औरत की इज्जत करनी चाहिए और मैं अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करने लगा हूँ। मेरी पत्नी एक शरीफ औरत है जो मेरे साथ मेरी हर परेशानी में डटकर खड़ी हुई है। मेरे शब्द सुनकर मेरे दोस्तों ने गुस्से का घूंट पी लिया था। वो समझ गए थे कि मैं अब उनकी बातों के खिलाफ बोलने लगा हूँ, इसलिए अब वो मेरी पत्नी के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं कह सकते थे। हर मर्द अपनी माँ बहन और पत्नी की इज्जत खुद करवा सकता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी पत्नी, माँ या बहन को बुरा भला ना कहें। हमेशा उनकी इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें और उनसे इज्जत से बात करें ताकि वो आपको अपना सहारा समझे, ना कि आपसे डरना शुरू कर दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम पूर्वी है। मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी और अगले ही दिन मेरी बारात आने वाली थी। मेरी शादी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में हो रही थी कि मुझे भी कुछ सोचने का मौका नहीं मिला था। मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं अपने सारे सपने अपनी शादी पर पूरे करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही तय हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। अपने घर में मैं और मेरे पापा ही रहा करते थे। हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और वो दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन ज़्यादातर घर में मैं अकेलापन महसूस करती थी और अकेले ही घर के सारे कामकाज किया करती थी। मेरी बहन की शादी के बाद मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा घर सूना हो गया था। पहले हम 4 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन फिर एकदम से घर के अंदर 2 ही मेंबर रह गए। मेरे पापा ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे, लेकिन एक दिन पापा का उनकी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनको काफ़ी चोट आई थी। मेरी दीदी काफ़ी परेशान हो गई थी और हमारे घर आना चाहती थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया था कि मैं पापा का ख्याल अकेले ही रख सकती हूँ, आप वहाँ अपना ध्यान रखो। कुछ दिन के बाद पापा ठीक तो हो गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से ही दीदी को हमेशा मेरी फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि पापा अब कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहे थे, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर उनकी टांग में कुछ अंदरूनी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे। दरअसल मेरे पापा की एक क्रॉकरी स्टोर थी जिसके वो मालिक थे, लेकिन हमारी क्रॉकरी स्टोर हमारे घर से काफ़ी दूर थी और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी कंडीशन में मेरे पापा कोई भी काम करे। इसीलिए मैंने उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा था और फिर मैंने खुद स्कूल में टीचिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी। पापा को मुझ पर बहुत तरस आता था। पापा और मेरी दीदी आपस में फ़ोन पर ज़्यादातर मेरे बारे में ही बातें करते रहते थे। उन दोनों को हमेशा मेरी फ़िक्र रहने लगी थी और सबसे ज़्यादा फ़िक्र तो मेरे पापा को इस बात की हो रही थी कि अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है। अगर इस एक्सीडेंट में उनको कुछ हो जाता तो मैं यहाँ अकेली रह जाती। उनके जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूँगी, कौन मेरा ख्याल रखेगा? बस यही सब सोचकर मेरे पापा हमेशा परेशान रहते थे। मुझे टीचिंग करते हुए 2 महीने गुजर गए थे। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। एक बड़ी उम्र के आदमी थे और उनके साथ कोई भी नहीं था। मैं तो उनको देखकर अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो हमारे घर से चले गए थे। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा, ये कौन थे? पापा ने बताया कि बेटा, ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे।
हमारे पीछे वाले ही मोहल्ले में रहते हैं। इनका बेटा पढ़ा लिखा है और बहुत ही सुलझा हुआ है। ये लोग 5 महीने पहले ही पीछे वाले मोहल्ले में रहने के लिए आए थे। इन्होंने तुम्हें स्कूल से आते जाते देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। ये तुम्हारा रिश्ता लेकर यहाँ आए थे। मैंने पापा से कहा, पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। पापा कहने लगे कि बेटा बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बहन भी हमेशा तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ और उसके बाद मुझे फिर चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे फिक्र नहीं रहेगी। पापा ने मुझे बहुत समझाया और यही तसल्ली दी कि तुम उनके घर में बहुत खुश रहोगी, लड़का बहुत अच्छा है। अगले दिन पापा ने मुझसे कहा कि कल तो वो सिर्फ मुझसे रिश्ते की बात करने के लिए आए थे, लेकिन आज जवाब मांगने के लिए आ रहे हैं। बेटा मैं उनको हाँ करने वाला हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? भला मुझे क्या एतराज़ होना था? मैंने उनसे बोल दिया कि जहाँ आप मेरी शादी करोगे मैं वहीं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद जब लड़के के पिता विभोर वर्मा जी हमारे यहाँ पापा से जवाब मांगने के लिए आए थे और साथ ही अपने बेटे अभिषेक वर्मा को भी हमारे यहाँ लेकर आए थे ताकि मेरे पापा उनसे मिल सकें, उस समय मैं भी वहीं पर मौजूद थी और अभिषेक को देखकर मैंने अपनी नज़र नीचे कर ली थी। अभिषेक की बातचीत करने का अंदाज मेरे पापा को बहुत पसंद आया था। आखिरकार ऐसे ही लड़के से तो वो मेरी शादी करवाना चाहते थे। अभिषेक ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और मैं भी खामोशी बैठी हुई थी। हम दोनों का रिश्ता हमारे पिता ने तय कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। शायद उसकी वजह कुछ और थी। इनके यहाँ से रिश्ता पक्का करने के लिए कोई भी औरत नहीं आई थी। फिर बाद में मुझे अभिषेक के पिता से पता चला कि अभिषेक का एक बड़ा भाई है, वो नौकरी करने के लिए अमेरिका गया हुआ है। घर में सिर्फ अभिषेक और उसके पिता ही रहते थे। अभिषेक के पिता ने कहा कि हम शादी सिंपल तरीके से और जल्द से जल्द करना चाहते हैं। पापा ने कहा कि फिर भी कितनी जल्दी शादी करना चाहते हो आप? उनके कहे हुए शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई थी। आखिरकार उन्हें इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? क्योंकि उन्होंने शादी पूरे 1 हफ्ते में करने के लिए कहा था। उनका कहना था कि वो फालतू की रस्मों को नहीं मानते, बस मेन रस्म तो शादी होती है, इसलिए हम फिजूल खर्ची नहीं करते। बहू को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। मेरे पापा को उनकी ये बात बहुत ही समझदारी की लगी थी। हालांकि वो इस बात से खुश हुए थे और परेशान भी हो रहे थे कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना सारा इंतज़ाम कैसे करेंगे। लेकिन मेरे होने वाले ससुर जी ने मेरे पापा को भरोसा दिलाया था और कहा था कि हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हम आपसे दान दहेज की मांग नहीं कर रहे, हमें सिर्फ हमारी बेटी दे दीजिए। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे पापा फौरन ही इस रिश्ते के लिए मान गए थे और उन्होंने बोल दिया था कि अगले हफ्ते आप हमारे घर बारात लेकर आ जाना। मैं तो हैरान रह गई थी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया और अब मेरी शादी का दिन भी आ गया था। भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, लेकिन मुझे तो दुल्हन बनना था, इसलिए मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी और मेहंदी से अपने पति का नाम लिखवाया था। मैंने देखा था कि मेरे पापा जिधर मेरी शादी से खुश थे, दूसरी तरफ मेरी शादी के बारे में सोचकर उदास भी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी अब पराई होने वाली है। मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद मेरे पापा अकेले रह जाएंगे, लेकिन पापा ने मुझे तसल्ली दिलाई थी और कहा था कि बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी करने के बाद एक न एक दिन अकेले रह जाते हैं और बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। अपनी ससुराल में खुश रहो। मेरी ज़िंदगी का तो यही मकसद है, मैं कुछ और नहीं चाहता। मेरी दीदी भी मेरी शादी में शामिल नहीं हो सकी थी क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी में यहाँ नहीं आ सकती थी, और फिर मेरे पापा ने शादी में किसी को इनवाइट भी नहीं किया था। इसलिए दीदी ने कहा कि वो शादी के बाद मेरी ससुराल आएंगी। उन्हें मेरी शादी की बहुत खुशी हुई थी। मेरे पापा ने हमेशा यही सोचा था कि वो अपनी छोटी बेटी की शादी भी बड़ी बेटी की शादी की तरह धूमधाम से करें। लेकिन दीदी की शादी के समय तो माँ भी जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन अब तो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा था कि मुझे भी अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मगर मुझे तसल्ली इस बात की थी कि मेरा होने वाला पति अच्छा है। पापा की आंखों में भी मुझे एक सपना टूटने की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद यही बेहतर है कि सिंपल तरीके से ही शादी होना, क्योंकि अब मेरे पापा भी कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं उनकी भी फिजूल खर्ची नहीं करवाना चाहती थी। फिर मेरी शादी का समय भी आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, कभी खुश भी थी तो कभी उदास भी हो जाती थी। लगता ही नहीं था
कि क्या सच में मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था। मेरे पापा मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। ये पहली बार नहीं था जब मैंने अपने पापा को इमोशनल देखा था, मगर आज उनकी आंखों में कुछ और ही था। एक पिता की बेबसी और एक बेटी की जुदाई का डर, और शायद माँ के ना होने की कमी तो बेटियों को होती ही है। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए थे, क्योंकि मेरी बारात आ चुकी थी और कुछ रस्में होने के बाद मेरी शादी अभिषेक के साथ हो गई, और फिर मैं उसके बाद विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। जिस तरह मेरी शादी में मेरी बहन शामिल नहीं हो पाई थी, उसी तरह अभिषेक की शादी में उनके बड़े भाई भी शामिल नहीं हो पाए थे। और फिर उसके बाद मैं अपने पति के कमरे में आ गई थी। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था और वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उनके शब्दों में मोहब्बत और इज्जत थी, लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी अपने पति के साथ। शादी की पहली रात मैं उनके कमरे में मौजूद थी, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। एक ऐसी खतरनाक चीख जिसे सुनकर मेरा शरीर कांप उठा था। वैसे भी आधी रात का समय था। ये घर मेरे लिए नया था, यहाँ के लोग मेरे लिए नए थे, इसलिए मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये चीख कोई आम चीख नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो, जैसे किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा हो। मैं एक झटके से बिस्तर से उठी। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने नजर घुमाकर अपने पति की तरफ देखा तो वो भी मुझे गौर से देख रहे थे, और वो मुझसे पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुके थे। उनके चेहरे पर परेशानी की झलक साफ नजर आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि ये आवाज कैसी है, कौन चीख रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी चीख नहीं है, मैंने तो किसी की आवाज नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं, मगर मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि मुझे देखना चाहिए ये किसकी आवाज़ है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि सामने ही हॉल में एक लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे पड़े थे। उसके चेहरे पर डर था, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, ये कौन है? तभी मेरे पति वहां पर आ गए और जोर जोर से उन्होंने अपने पापा को आवाज लगाई। जैसे ही मेरे ससुर जी अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने उस लड़की के बाजू को पकड़ लिया और कहने लगे कि बेटा, मैं अभी से कमरे में लेकर जाता हूँ। लेकिन जैसे वो लड़की अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही हो, वो उनके साथ नहीं जाना चाहती हो। मैंने देखा था कि उसके पैरों में बेड़ियां थी और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, और मेरे ससुर जी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। मैंने अपने पति से कहा, ये कौन है? वो आगे बढ़े और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि तुम मेरे साथ कमरे में चलो। मैं देख रही थी कि वो लड़की बार बार पीछे हट रही थी, मेरे ससुर जी के साथ जाने के लिए मना कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और मेरे पति जबरदस्ती मुझे कमरे में लेकर आ गए, जबकि मैं बार बार उसे पलटकर देख रही थी। मेरे ससुर जी भी उस लड़की का बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए उसके कमरे के दरवाजे तक ले गए थे और बार बार उससे कह रहे थे कि सोनल, बंद करो ये रोज रोज का तमाशा। मेरा दिल बैठने लगा था ये सब सुनकर। मेरा पति फिलहाल मुझे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे तक ले आया था और उसने कमरे में आते ही दरवाजे को बंद कर दिया और मुझे बेड पर बिठाने लगा। मैंने दरवाजे पर नजर रखकर दोबारा से कहा कि ये सब क्या हो रहा है अभिषेक, और वो लड़की कौन है? मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। मेरे पति कहने लगे, तसल्ली रखो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो मेरे पास आकर बैठ गए थे और गहरी सांस लेने लगे। फिर कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे अपने हाथ छुड़वाया और कहा कि नहीं, मुझे बताइए कि ये लड़की कौन है। उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैंने और मेरे पापा ने तुमसे ये बात छुपाई कि ये लड़की मेरी बहन है। इसका नाम सोनल है और इसकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं रहती। हम इसे ज्यादातर कमरे में ही बंद रखते हैं। ये नए लोगों को देखकर उन पर हमला करने लगती है और इसीलिए हमने इसके पैरों में बेड़ियां भी डाल रखी हैं ताकि ये कहीं भागने की कोशिश न करे, क्योंकि ये अब तक कई सारे लोगों को घायल कर चुकी है। इसलिए हम अपने घर में नए लोगों को दाखिल होने नहीं देते। ये सिर्फ मुझे और पापा को जानती है, बाकी सब लोग इसके लिए नए हैं।
अगर मैं तुम्हें यहाँ कमरे में लेकर नहीं आता तो ये तुम पर जानलेवा हमला कर देती। तुम्हारी जान को नुकसान पहुंच सकता था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है और मैं शादी की पहली रात ही तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होने देना चाहता था। ये तो कमरे में बंद थी, पता नहीं कैसे कमरे से बाहर आ गई। मैंने कहा कि आपने अपनी बहन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया और इसकी ऐसी हालत क्यों हुई। फिर मेरे पति ने अचानक अपने दिमाग पर जोर डाला और कहने लगे कि 7 साल पहले मेरी बहन कॉलेज जा रही थी, रास्ते में अचानक इसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में इसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई थी। बस तब से ही ये ऐसी पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। हमें लगा कि सोनल वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी दिमाग की हालत सुधरने के बजाय खराब होती गई। हालांकि उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको सोनल का बहुत ख्याल रखना है, उसे घर से बाहर नहीं निकलना और किसी भी नए इंसान को उसके सामने नहीं लाना। देखो, तुम सोनल के लिए नई हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। तुम उसके कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना, वो तुम पर जानलेवा हमला कर देगी। वो तुम्हें देखकर चिल्लाने लगेगी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ेगी और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने और पापा ने तुमसे ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि सोनल के बारे में कुछ लोगों को पहले ही पता है, जिस वजह से ना तो कोई हमारे घर में आता है और ना ही मेरी शादी हो पा रही थी। मेरे बड़े भैया की पहली शादी नहीं चल सकी क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और फिर सोनल इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी की जा सके। और रही मेरी बात, तो सोनल की हरकतों की वजह से कहीं से मेरा रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। इसलिए मेरे पापा ने तुमसे और तुम्हारे पापा से ये बात छुपाई कि हमारे घर में मेरी बहन सोनल भी है। एक पिता जिसके बड़े बेटे की शादी चल न सकी और बेटी की शादी हो नहीं सकती और छोटे बेटे की शादी बेटी की वजह से नहीं हो रही थी, तो फिर वो पिता अपने बेटे का घर बसाने के लिए झूठ नहीं बोलता तो क्या करता। बस ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा। ये कहकर मेरे पति ने अपना सर नीचे झुका लिया था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने पति के हाथों को थामा और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरे पति ने मुझे मुस्कुराकर देखा और फिर अगले दिन से मैंने अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी शुरू कर दी थी। मैंने देखा था कि जिस कमरे में सोनल को रखा गया था वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ था। मेरे पति और ससुर उसको दोनों टाइम का खाना देने के लिए कमरे के अंदर जाते थे और फिर कमरे को अच्छे से ताला लगा देते थे, क्योंकि उसका कमरे से बाहर आना खतरे से खाली नहीं था। वो किसी पर भी हमला कर सकती थी और फिर किसी को नुकसान पहुंचाने से उसको भी नुकसान पहुंच सकता था। ये सब कुछ उसकी सेफ्टी के लिए था। मुझे तो सोनल से डर लगने लगा था क्योंकि मेरे पति ने मुझे उसके बारे में जो कुछ भी बताया था उसे सुनकर मैं घबरा गई थी और फिर मैंने यही सोचा था कि सोनल जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं उससे दूर ही रहूंगी। वैसे भी मुझे पागल लोगों से बहुत डर लगता था। सोनल की हरकतें एक तरह से पागलों वाली ही थी। फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजरते रहे। मैं अपनी ससुराल में खुश थी, मगर मुझे सोनल के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी और जब मेरे पति या फिर मेरे ससुर जी उसे खाना देने के लिए जाते थे तो वो खाने की प्लेट जोर से फेंककर दीवार में मारती थी, जिसके शोर की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दिया करती थी। वो चिल्लाया करती थी कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो। उसका चीखना चिल्लाना तो कभी बंद ही नहीं होता था और ये देखकर मुझे बहुत डर लगता था। मैं तो उसके कमरे के नज़दीक तक नहीं जाती थी। एक बात और मेरे पति के अंदर बहुत ही अजीब थी। जब से मेरी शादी हुई थी वो मुझे कहीं भी लेकर नहीं गए थे, यहाँ तक कि मुझे वो मेरे मायके ले जाने से भी इनकार कर दिया करते थे। एक दिन मेरे बहुत जिद करने पर वो मुझे आधे घंटे के लिए मेरे मायके ले गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे पापा के साथ बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो मेरे साथ बैठे रहे और आधा घंटा पूरा होते ही मुझे फौरन यहाँ ले आए थे। एक दिन मैंने देखा कि घर में एक औरत दाखिल हुई है और वह फौरन ही सोनल के कमरे की तरफ चली गई थी। उसके लिए मेरे ससुर जी खुद ही कमरे का ताला खोल दिया करते थे, मगर मैं ये देखकर हैरान हुई थी कि वो औरत कौन है जो बेझिझक उसके कमरे के अंदर जा रही है। मगर अजीब बात ये थी कि मेरी नंद उसके जाते ही खामोश हो गई थी। उसके कमरे से किसी तरह की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो मैंने उनसे उस औरत के बारे में पूछा कि वो कौन है जो सोनल के कमरे में गई थी। उन्होंने कहा कि वो उसकी केयर टेकर है, उसके कपड़े चेंज करने के लिए आती है और उसको दवाई वगैरह दे देती है, क्योंकि सोनल हमारे हाथ से तो दवाई नहीं लेती। अब ये केयर टेकर हर दूसरे तीसरे दिन सोनल के पास आया करती थी। शायद सोनल उससे अच्छी तरह से अटैच हो गई थी,
इसलिए वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन जब वो केयरटेकर आई तो मेरे पति और ससुर जी घर में मौजूद नहीं थे। मैं खामोशी से सोनल के कमरे में झांकने लगी, जहां केयरटेकर उसे दवाई दे रही थी और कह रही थी कि तुम अपना ख्याल रखो और टाइम से दवाई लो, तुम्हारे लिए ठीक होना बहुत बेहतर है। मगर एक तरफ सिकुड़कर वो बैठी हुई थी और बड़े ही गौर से केयरटेकर से कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ से निकाल क्यों नहीं देती। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मगर केयरटेकर रश्मि उसकी बात को इग्नोर कर रही थी और मैं ये देखकर दंग रह गई थी कि सोनल जिस तरह से केयरटेकर से रिक्वेस्ट कर रही थी और उससे बात कर रही थी, उस हिसाब से ऐसा लगता था जैसे वो कोई नॉर्मल इंसान है। मगर केयरटेकर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। अब जब जब केयरटेकर हमारे घर में आया करती थी तो मैं मौका देखकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती थी। हर बार मैंने सोनल को केयरटेकर से यही कहते हुए सुना था कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे, क्योंकि एक वही इंसान है जो उसे यहाँ से निकाल सकती है। वो एक ही बात बार बार क्यों दोहराती थी और उसके बात करने के अंदाज से मुझे हर बार ऐसा लगता था कि सोनल की दिमागी हालत तो नॉर्मल है, मगर उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इस हिसाब से तो वो खुद भी अपने कपड़े पहन सकती थी, खुद भी अपने आप को ठीक रख सकती थी, तो फिर उसे केयरटेकर की क्या ज़रूरत थी। और मेरे पति ने अपनी बहन सोनल के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया था, उस हिसाब से मुझे लगता ही नहीं था कि वो मुझ पर हमला कर सकती है। मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो रही थी। फिर एक दिन मैंने खामोशी से उस केयरटेकर से बात करने की कोशिश की, क्योंकि एक केयरटेकर ही थी जो मुझे सोनल की बातों का मतलब समझा सकती थी। एक दिन मैंने उसे रोक लिया और उससे कहा कि क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ। उसने कहा कि हाँ बताओ क्या बात है। मैंने उससे पूछा कि मेरी नंद सोनल की तबीयत कैसी है, तो मेरी बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी कि उसकी तबीयत तो अब पूरे 9 महीने तक ऐसी ही रहेगी। ये कहकर वो आगे बढ़ गई, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसको मेरे ससुर जी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि वो मुझसे किसी तरह की कोई बात ना किया करे, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। काफ़ी सारा समय इसी तरह से गुजर गया था। एक दिन मैंने अपने पति और ससुर जी को आपस में बातें करते हुए सुना था। उस समय मैं अपने ससुर जी के लिए उनके कमरे में चाय लेकर जा रही थी और मेरे पति पहले से ही अपने पिता के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। मेरे ससुर जी ने अभिषेक से कहा कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम्हारा अपनी पत्नी से मन भर गया है या नहीं? तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए, यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। अभिषेक ने अपने पिता को जवाब दिया, पापा इतनी जल्दी हम उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते, वरना उसे शक हो जाएगा। मेरे ससुर जी ने कहा, अरे आखिर हम उसे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? तुम्हारा भाई भी जेल में है, सोनल को तो हमने बंदी बनाकर भी रख लिया है, उसे टॉर्चर भी कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे भाई को छुड़वाने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में हम अपना गुजारा कैसे करें? जल्द से जल्द अपनी पत्नी को भी काम पर उतार दो। मेरे पति ने कहा कि पापा भाभी बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। मेरे ससुर जी ने अपने बेटे को डांटा और कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी को छोड़ दिया जाए? तुम्हें क्या उससे मोहब्बत हो गई है? उसने शर्मिंदा होते हुए कहा कि नहीं पापा, बस वो और लड़कियों से मुझे काफ़ी मासूम लगी है। मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दी उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर वो दोनों खामोश हो गए थे। मगर ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए कि आखिर ये लोग किस तरह की बातें कर रहे थे और इन लोगों का ये मतलब क्या था कि उन्होंने सोनल को बंदी बनाकर रखा है। और ये भाभी कौन थी? कौन प्रेग्नेंट है? मेरे तो दिमाग में एक जोरदार धमाका होने लगा था। मेरा दिमाग चारों तरफ को घूमने लगा और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था इन लोगों की बातों का क्या मतलब है। मैं बहुत घबरा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए, इतना घबराना नहीं चाहिए। अब मुझे जानना होगा कि आखिर ये दोनों बाप बेटे क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे थे। अगर उन्होंने सोनल को बंदी बनाकर रखा है तो ये बात गलत है कि वो दिमागी मरीज है, मगर इन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला था और ये मुझे कौन से काम पर उतारने की बात कर रहे थे? मुझे तो इन दोनों से डर लगने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत से काम लेना है और इन लोगों के सामने जाहिर नहीं करना कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है। मैं चाय की ट्रे वापस लेकर किचन में आ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैं खुलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी और दिमाग पर जोर डाल रही थी कि आगे मुझे इनकी सच्चाई जानने के लिए क्या करना चाहिए।
फिर मुझे याद आया कि जिस तरह से हर बार सोनल केयरटेकर से मदद की गुहार लगाती है, इसी तरह से मुझे भी केयरटेकर से कोई ना कोई मदद लेनी होगी। उससे इस घर की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। आखिर वो यहाँ पर मेरी शादी से पहले से आ रही है। इसका मतलब है कि वो ज़रूर कुछ न कुछ जानती है। या फिर मैं सोनल से अकेले में मुलाकात करूं, लेकिन सोनल से मिलना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं क्या करूं? अगले दिन जब केयरटेकर रश्मि हमारे घर आई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी कमरे में मौजूद थे। मैंने केयरटेकर का हाथ पकड़कर फौरन ही उसे अपने कमरे में खींच लिया और उससे कहा कि शांत रहो प्लीज, किसी को कुछ मत बताना। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने पति और ससुर को बातें करते हुए सुना है कि अब वो मुझे भी किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आखिर ऐसा भी कौन सा काम है और सोनल को क्या दिक्कत है? वो बार बार तुमसे यहाँ से निकलने के लिए क्यों कहती है? मैं अपने ससुर और पति की बातों से इस सच्चाई का पता लगा चुकी हूँ कि सोनल को बंदी बनाकर रखा गया है। मेरी बात सुनकर तो रश्मि के होश उड़ गए थे। उसने मुझसे कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो रहा है और सोनल को तुमसे बात करते हुए देखा है। मुझे उसके अंदाज से नहीं लगता कि वो लड़की पागल है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे बताओ अगर तुम कुछ भी इन लोगों के बारे में जानती हो तो, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं भी किसी बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाली हूँ। रश्मि ने गहरी सांस ली और कहने लगी, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि सोनल दिमागी पेशेंट नहीं है। हाँ, लेकिन वो प्रेग्नेंट है और बस मैं उसको उसके टाइम पर दवाइयाँ देने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आती हूँ ताकि उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचे। रश्मि की बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा, क्या सोनल प्रेग्नेंट है? मगर सोनल प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? फिर अचानक मुझे याद आया कि मेरे ससुर और पति किसी के प्रेग्नेंट होने की बात कर तो रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाभी प्रेग्नेंट है। इसका मतलब सोनल। उफ, मैंने अपने सर पर हाथ लगाया क्योंकि मेरा सर दर्द करने लगा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रश्मि का हाथ पकड़ा और कहा कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। मैं सारी कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई भी हल नहीं निकाल पा रही हूँ। मुझे अगर सारी सच्चाई जाननी है तो सोनल से बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि तुम जानती हो कि यहाँ कितना पहरा है। देखो, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं इतना जानती हूँ कि तुमने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम्हें पहले से ही सावधान रहना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। मैंने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये दोनों बाप बेटे ठीक नहीं है। मैंने कहा, आप ही मुझे सोनल से मिलवाने में मेरी मदद कर सकती हो। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। सोनल के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तुम्हारा ससुर और पति उस पर हमेशा नज़र रखते हैं। तभी तो मेरे सामने सोनल जो भी बात करती है मैं उसका कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ अपना काम करके वापस आ जाती हूँ और पूरे 15 मिनट बाद तुम्हारा ससुर आकर मुझे वहाँ से भेज देता है और कमरे में ताला लगा देता है। अब तुम ही बताओ, ऐसी कंडीशन में तुम किस तरह से सोनल से बात करोगी? यहाँ तक कि मैं भी उससे कोई बात नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। फिलहाल रश्मि जी वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे किसी भी तरह से कमरे की चाबी चुरानी होगी। मगर कैसे? मुझे चाबी चुराने के लिए एक अच्छा मौका तलाश करना था और ये मौका मुझे तभी मिल सकता था जब मेरे ससुर सो रहे हों। इसलिए मैं उनके कमरे में रात के टाइम चली गई जब मेरे पति भी गहरी नींद में सोए हुए थे, और मैं दबे पैरों जब अपने ससुर के कमरे में गई तो उनके कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था और मैं इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाना चाहती थी। मैं छोटी सी टॉर्च लेकर चली गई और मैंने उसकी रोशनी से धीमे धीमे कमरे में चाबी तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे चाबी कहीं भी नहीं मिल रही थी। अचानक मेरे ससुर जी ने करवट ली तो मुझे उनके तकिए के नीचे से एक चाबियों का गुच्छा नजर आया। मुझे अच्छी तरह से याद था कि घर में एक सबसे बड़ा ताला था और वो सबसे बड़ा ताला सोनल के कमरे में ही लगाया जाता था। इसलिए इन चाबियों के गुच्छे में जो सबसे बड़ी चाबी होगी वही चाबी सोनल के कमरे के दरवाजे की चाबी थी। मैं धीमे धीमे तकिए के नीचे हाथ डालकर चाबियों का गुच्छा निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मेरे ससुर जी ने तकिए पर जोरदार हाथ मारा। उनका हाथ तकिए पर रखा रह गया था और ऐसी कंडीशन में मेरे लिए चाबी का गुच्छा तकिए के नीचे से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था और चाबियां भी तो आपस में मिलकर शोर कर सकती थी। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी और सोच रही थी कि अगर मेरे ससुर जी जाग गए तो पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा।
फिर मुझे आइडिया आया कि चाबियों के गुच्छे से चाबी निकालने में मुझे समय लगेगा और फिर इसी तरह मैं पकड़ी भी जा सकती हूँ। इसलिए मैं दबे कदमों से उठी और फौरन अपने ससुर जी के बाथरूम में चली गई। वहां से मैंने साबुन उठाया और वापस बेड के करीब आकर धीमे से चाबियों का गुच्छा आगे को सरकाया और सबसे बड़ी चाबी को आगे करके उसकी छाप साबुन पर अच्छी तरह से ले ली और चाबी के गुच्छे को तकिए के अंदर ही सरका दिया। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि अचानक मेरा हाथ पास रखे स्टूल पर पड़ा तो उससे एक जोरदार आवाज निकली और आहट भरी आवाज से मेरे ससुर जी की भी घबराकर आंख खुल गई। वो कमरे में चारों तरफ देखने लगे। मैं जल्दी से बेड के नीचे घुस गई थी। उन्होंने लाइट ऑन करके भी देखा कि यहाँ कौन है। मैंने तो अपनी सांसों को रोक लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब मेरे ससुर जी को यकीन हो गया कि कमरे में कोई भी नहीं है, ये सिर्फ उनका वहम है, तो वो लाइट बंद करने के बाद बिस्तर पर लेट गए थे और फिर से कमरे में अंधेरा हो गया था। मैंने तो पहले ही टॉर्च बंद कर ली थी। मैं खामोशी से दबे दबे कदमों से बड़ी मुश्किल के साथ कमरे से बाहर निकल आई थी और अगले दिन जब रश्मि जी हमारे घर पर आई तो मैंने उनसे कहा कि आपको मुझे इसकी चाबी बनवा कर देनी होगी ताकि मैं सोनल से बात कर सकूं। उन्होंने कहा, लेकिन कमरे के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है, बस आप मेरा ये काम कर दीजिए। अगले दिन उन्होंने मुझे चाबी बनवा कर ला दी थी। सबसे पहले मुझे अपने पति और ससुर का मोबाइल ख़राब करना था, क्योंकि इस घर में कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ना ही टीवी था। इसलिए ज़रूर उन्होंने कैमरे को अपने मोबाइल से ही कनेक्ट किया होगा। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मोबाइल चलाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। मैं फौरन ही ज़बरदस्ती उनसे टकरा गई और उनके हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो मुझ पर चिल्लाना चाहते थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया और कहने लगे कि बहू, ये तुमने क्या कर दिया, देखकर चलो। मैंने उनसे जल्दी से माफ़ी मांगी और जैसे ही उनका मोबाइल उठाकर देखा तो मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी और मोबाइल चल नहीं रहा था। ससुर जी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। कहने लगे कि अब मुझे इसे सर्विस पर देना होगा। ससुर जी का मोबाइल तो ख़राब हो गया था, अब मुझे अपने पति का मोबाइल ख़राब करना था। मेरे पति डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने में बिजी थे। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जा रही थी। मैंने अभिषेक को उनकी एक मैली शर्ट दिखाई। उन्होंने कहा कि इसे भी धो दो। उसके बाद मैंने उन्हें अपनी 2-3 बातों में उलझाया और उनकी मैली शर्ट को मोबाइल के ऊपर रख दिया। उसके बाद जब मैंने शर्ट उठाई तो उसके साथ ही उनका मोबाइल भी ले लिया और इससे उन्हें शक नहीं हुआ कि मैं उनका मोबाइल ले चुकी हूँ। मैंने उनके मोबाइल को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, जिससे उनका मोबाइल भी ख़राब हो चुका था। हालांकि मोबाइल पर ढेर सारी स्क्रैचेस आ गई थी, लेकिन मैंने उनके मोबाइल का टैम्पर छुटा दिया। मोबाइल पूरी तरह से बंद हो चुका था और ख़राब हो गया था। मेरे पति अपना मोबाइल हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन उनका मोबाइल नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उनको बताया कि आपने तो मोबाइल डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो वहाँ देखा था, लेकिन जब वो दोबारा डाइनिंग टेबल पर आए तो उनका मोबाइल उनको उसी जगह मिला था। मगर जब उन्होंने अपने मोबाइल को चलाने की कोशिश की तो मोबाइल चल ही नहीं रहा था और इस तरह मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। मेरे पास चाबी भी आ चुकी थी और अब मुझे सोनल के कमरे में जाना था। मेरे पति और ससुर के घर से निकलने के बाद मैंने सोनल के कमरे का ताला खोला। वो एक तरफ कोने में डरी सहमी बैठी हुई थी। मुझे देखकर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं जब उसके करीब गई तो वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी, जैसे यकीन न कर पा रही हो कि मैं किस तरह उसके कमरे में आई। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया है, लेकिन क्यों और किस लिए मैं ये नहीं जानती। मैं यही सब जानने के लिए और तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे कहे शब्दों पर वो बहुत हैरान हुई थी। उसने कहा, क्या सच में तुम मेरी मदद करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ। फिर उसने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी चाची के पास रहती थी। मेरी चाची ने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरा रिश्ता अक्षय के साथ तय कर दिया। अक्षय तुम्हारे पति का बड़ा भाई, मतलब मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये लोग एक तरह का धंधा करते हैं। मेरे पति ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद मेरे बच्चे को मुझसे ले जाकर किसी दूसरे को बेच दिया और इसके उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे। और फिर ये लोग मुझे टॉर्चर करने लगे कि मैं दोबारा से बच्चा पैदा करूं। लेकिन जो इन्होंने मेरे साथ पहले किया था वो मैं दोबारा नहीं कर सकती थी। मुझे इन लोगों को सज़ा दिलवानी थी, क्योंकि इनकी सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी थी। ये लोग यही धंधा करते हैं।
मेरे पति की एक शादी नहीं बल्कि 4 शादियां पहले ही हो चुकी थी और हर औरत के साथ उन्होंने यही किया था। उसका बच्चा लेकर वो महंगे दामों में बेच दिया करते थे और दोबारा से प्रेग्नेंट करते थे, और फिर जब एक औरत से 3-4 बच्चे हो जाया करते थे तो ये उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते थे और उसे पागल साबित करके पागल खाने में भर्ती करवा दिया करते थे। ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन मैंने सही समय पर समझदारी दिखाई। मेरे पास मोबाइल नहीं था, न मुझे मेरे चाचा चाची के घर जाने की परमिशन थी, मगर मैं एक दिन बहुत जिद करके अपने पति को जबरदस्ती अपने चाचा जी के घर ले गई और वहां जाकर मैं एक मोबाइल लेकर आ गई और इस मोबाइल के बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, इसलिए मैंने मोबाइल में इन लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली और ये लोग मेरे साथ जितना भी अत्याचार करते थे वो सब कुछ मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने एक दिन मोबाइल से पुलिस को फोन करके सब कुछ बताने की कोशिश की। मैंने पुलिस को अपने पति की सारी रिकॉर्डिंग भेज दी थी। उसमें कहीं भी मेरे ससुर और तुम्हारे पति का जिक्र नहीं आया था। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट कर लिया। मुझे लगा कि मुझे इंसाफ मिल गया। मैं अपने चाचा जी के घर आ गई थी, लेकिन मेरा ससुर बहुत ही शातिर इंसान है। उन्होंने मुझे मेरे मायके से अगवा कर लिया और उसके बाद मुझे यहाँ बंदी बनाकर रख लिया। इन लोगों का कहना है कि मैं इनके बेटे को जेल से छुड़ा लूं, अपना केस वापस ले लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि मेरे साथ एक और जुल्म भी हुआ। मेरे पेट में मेरे ससुर का बच्चा पल रहा है। मेरे ससुर ने मेरे साथ गलत किया। पुलिस को नहीं पता कि मैं कहाँ चली गई, क्योंकि इन लोगों ने अपना ठिकाना बदल दिया और मुझे यहाँ लेकर आ गए। पहले ये लोग दूसरे शहर में रहा करते थे और जिस मोबाइल से मैं पुलिस को वीडियो भेज चुकी थी, मेरा वो मोबाइल भी मेरे ससुर ने नदी में फेंक दिया, जिससे पुलिस को ये तो पता नहीं चल सका कि उनको फोन किसने किया था, लेकिन ये जरूर पता चल गया था मेरे साथ गलत करने वाला इंसान मेरा पति था। ये लोग बहुत चालाक हैं। तुम कुछ भी करके यहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो अब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैंने सोनल को बताया कि मुझे बताया गया है कि तुम मेरी नंद हो, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जेठानी हो। वो बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने मुझे इन लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया था। सोनल ने अपने पति को सजा दिलवाई, लेकिन उसके बदले में उन्हें एक और सजा मिल रही थी। अब वो दोबारा से सोनल का बच्चा बेचकर अपना पैसा कमाना चाहते थे और ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करने जा रहे थे। सोनल ने मुझसे पूछा था कि तुमने यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे डर था कि इससे पहले इन लोगों का मोबाइल ठीक हो जाए और सारी सच्चाई खुलकर आ जाए, उससे पहले ही मुझे सोनल को अपने साथ लेकर यहाँ से भागना था। मैंने उसी समय उनकी बेड़ियां खोली, क्योंकि उस समय घर में कोई भी नहीं था और मैं सोनल को वहां से लेकर भागना ही चाहती थी, लेकिन 8 बजे का समय था। मेरे पति और ससुर घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। मुझे आज ही इस काम को अंजाम देना था और खुद भी यहाँ से भागना था और सोनल को भी अपने साथ लेकर जाना था। सोनल ने मुझसे कहा कि अभी वो लोग आ गए हैं, तुम यहाँ से जाओ, रात को मुझे यहाँ से निकाल लेना। मैंने कमरे का ताला इस तरह से लगा दिया जैसे लगा हुआ था, ताकि इन दोनों को मुझ पर किसी तरह का शक न हो, और दोनों के सामने ऐसा ही बिहेव किया जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और कुछ जानती भी नहीं हूँ। मगर मुझे अब इन दोनों से बहुत डर लग रहा था। रात तक का समय मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा था। आज रात जब ये दोनों गहरी नींद में सोने वाले थे, तब मुझे खामोशी से सोनल को यहाँ से निकालना था। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे पति और ससुर जी अपने मोबाइल की वजह से बहुत परेशान थे। घर के अंदर